तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो द स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 201 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग ने एक प्राइमरी केओस बीस्ट को मार दिया होता और अब फिर लू फेंग का सामना एक और बीस्ट से होता है जहाँ पे वो पिछले वाले बीस्ट से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो अपने गोल्डन रेनबो से उसकी तरफ बढ़ता, और हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग का गोल्डन रेनबो उसके सर के आर पार हो जाता है और अभी के दरमियान वो यहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकता और अब फिर लू फेंग उसको बड़े आसानी से ही मार चुका होता है। लेकिन जैसे ही वो बेस्ट मरता है उसके कई सारे और भाई लोग वहाँ पे आ जाते हैं जो कि लू फेंग को मारने के लिए आए हुए होते हैं, लेकिन अभी के मर्तबा लू फेंग वहाँ से निकल चुका होता है और 10 सेकंड बाद ही वहाँ पे 10 प्राइमर बेस बीस्ट आ चुके होते हैं जो कि बहुत ही गुस्से में होते हैं और अब हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो उतने ही समय में फ्यू 100 किलोमीटर दूर आ चुका होता है और अभी के मर्तबा वो वहाँ पे अपने सोल को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है और अब फिर वो कहता है कि ये बहुत अच्छा हुआ, मैं ऐसे ही बेस्ट को हंट करूंगा और मैं ऐसे ही सबको मार कर वहाँ से निकल जाऊंगा, मुझे वहाँ पे ज़्यादा देर तक नहीं रहना है और ऐसे करके मैं अपने कॉम्प्रिहेंशन लेवल को भी टेस्ट कर लूंगा कि आखिर ये कितना ही ज्यादा आगे प्रोग्रेस हुआ है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर लू फेंग को दिखाया जाता है जहाँ पे वो बेस्ट को मारने पे ही लगा हुआ होता है और वहाँ पे उन बेस्ट के मारने के दौरान लू फेंग को सारी चीजों के बारे में पता चलता है कि यहाँ पे यूनिवर्सल लेवल 1 के पीस 60% तक मौजूद है, वहीं से बाकी 40% 2 to 9 लेवल तक मौजूद है और यहाँ पे जितने भी बीस्ट है वो किसी न किसी ओरिजिन लॉ में प्रोफिशिएंट है, मतलब वो उन सबको सीखे हुए, लेकिन अभी के मर्तबा वो इतने ताकतवर होने के बाद भी वीक है क्योंकि उनके पास इंटेलिजेंट कम है और इसी के कारण लू फेंग उसने वीकनेस का फायदा उठाकर उनको बड़े ही आसानी से मार सकते थे। और फिर हमें और बताया जाता है कि यहाँ पे लू फेंग का सामना यूनिवर्सल लेवल 9 के बीच से भी हो चुका था, लेकिन लकीली लू फेंग के पास क्लाउड कॉन्टैक्ट वाइन था जो कि पहले ही यूनिवर्सल लेवल 9 में आ चुका है, इसी कारण लू फेंग उन सबके अटैक को इतनी आसानी से झेल पाया था और ये लू फेंग के लिए उतना भी खतरनाक नहीं था। और अब फिर लू फेंग 3 महीने तक हंटिंग करता है और यहाँ पे लू फेंग ने अपने 2 गोल्डन ब्लेड्स को फ्यूज करना भी सीख लिया होता है, वहाँ पे उसको यूज करके अपने ब्लेड डोमेन को भी अनलीश कर पा रहा था। और फिर लू फेंग कहता कि आखिरकार मैंने फ्यूजिंग 1 ब्लेड को सीख लिया है और अभी के मर्तबा वो अपने गोल्डन ट्रैप्स से ही अपने वेविंग करना स्टार्ट करता और उसकी पावर भी बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग हो चुकी थी क्योंकि वो ब्लेड डोमेन थी। और फिर लू फेंग उससे बड़ी आसानी से किसी भी प्राइमर के उस बीस्ट को मार सकता था और अब फिर लू फेंग कहता है कि मुझे ये फीलिंग बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसकी मिस्टीरियस पावर बहुत ही अच्छी। और अभी के मर्तबा लू फेंग स्टडी कर रहा था 108 वर्ड्स को जिसमें कि वो फर्स्ट फॉर्म ब्लेड होता है और वो उसके बारे में थोड़ा सा ही जान चुका था, लेकिन अभी के मर्तबा लू फेंग इसको यूज करते करते थोड़ा सा सीख रहा था और अभी के मर्तबा लू फेंग अपनी फर्स्ट स्किल को अनलीश करता है जिसको वो सीख रहा था, लेकिन अभी वो अपने 2 ब्लेड्स को फ्यूज कर पा रहा था और उसे अभी और भी आगे जाना था। और अब फिर हमें ऐसे और चीजें होती और फिर लू फेंग अपने बेसिक पे ध्यान देने लगता और अब फिर हमें 8 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग कॉन्स्टेंटली हार्ड वर्क करके अपने 3 ब्लेड्स को एक में फ्यूज करना सीख गया होता है और 8 महीने पहले लू फेंग ने एक ही को सीखा होता है और ये 3 ब्लेड्स वैसे ही है जैसे कि लू फेंग ने लेवल 1 में किया होता है। वहां पे उसके सामने एक ओपोनेंट होता है जो कि उसके सामने आया होता है, उसने भी अपने 3 ब्लेड्स को एक ही में फ्यूज किया होता है जिससे कि लू फेंग हार चुका होता है। और अब फिर लू फेंग अपनी कॉम्प्रिहेंशन ऑफ लॉ एंड ओरिजिन को अपने नानसन आर्मर्स में फ्यूज करता है और इसके कारण उसे ये सब क्लियरली पता चल रहा होता है कि लास्ट टाइम उसके सामने वो बंदा जो कि अपने 3 प्लेट्स को परफेक्टली मैच अप कर लिया था, आखिर उसकी पावर इतनी ज़्यादा डिफाइन क्यों थी। और अब फिर हमें सीन चेंज कर वर्चुअल यूनिवर्स हेवनली ब्रिज को दिखाया जाता है जहाँ आइलैंड पे हमें ब्लैक स्टार रॉब को दिखाया जाता है, कोई और नहीं वॉचमैन बेबिन होता है। वो कहता है कि ये रॉब ने तो अपने 3rd लेवल को भी क्रॉस कर दिया और अभी की मर्तबा में दिखाया जाता है कि वो व्हाइट रॉब यूथ वो कोई और नहीं बोलान होता है। और वो ओल्ड मैन कहता है कि ये बहुत ही शॉकिंग है, यहाँ पे 10,000 जीनियसेस को आए हुए बहुत ही कम टाइम हुआ है, इसने पहले से ही लेवल 2 को क्लियर कर लिया था, लेकिन अभी के मर्तबा इसने अपने लेवल 3 को भी क्लियर कर लिया और ये बहुत ज्यादा रेयर है इस हिस्ट्री में
प्राइमर केओस सिटी में और यहाँ तक कि इसका 1 साल भी नहीं हुआ है और ये फिर से रिटर्न आ चुका है। और अब फिर यहाँ पे वॉचमैन उससे कहता कि जाओ, मैं तुमसे सक्सेस की उम्मीद करता हूँ। और अब फिर हमें व्हाइट रॉक बोलान को दिखाया जाता है जो कि आइलैंड की तरफ बढ़ जाता है और अभी के मर्तबा वो वहाँ पे स्टोन टैबलेट को यूनिवर्स में दिखाया जाता है और हमें 52 प्राइमरी केओस टैबलेट्स के बारे में बताया जाता है कि ये 52 ब्रिजेस को दर्शाता है। यहाँ पे ह्यूज एक्स ब्रिज पे 32 लेवल है, वहीं पे हाईएस्ट लेवल इसमें भी है। और यहाँ पे यूनिवर्स हेवनली ब्रिज में 30 लेवल से जो कि रैंक 2 पे आती है। वहीं पे 9 यूनिवर्स तो उसमें 27 लेवल से और लूफेंग भी 9 यूनिवर्स में मौजूद है। और यहाँ पे बोलान वो ह्यूज एक्स ब्रिज और रोंगजून भी इसी में मौजूद है। अब यहाँ पे टॉप 5 में आता है। यहाँ का लोएस्ट लेवल भी 21 लेवल से, लेकिन अगर लेवल्स की पास करने की बात करें तो 21 लेवल के पास करने के बाद कोई भी आसानी से पावरफुल यूनिवर्स कंट्री का लीडर बन सकता था। और अब फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बोलान उसमें से निकलता है और यहाँ पे इधर देखकर वॉचमैन बेबिन भी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है कि ये पास हो चुका है। और यहाँ पे वो कहता कि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और इसने एक्चुअली मैनेज किया कि ये 3rd लेवल को ही पास कर सके। और यहाँ पे वो कहता है कि ये बहुत ही इम्प्रूवमेंट अच्छी है, ये बहुत ही आगे जाएगा। और अभी के मर्तबा में आगे बताया जाता है कि इन जीनियसेस के बैच में रोंगजून ऐसा था जो कि 1st लेवल को पास हो गया था और बाकी जितने भी बंदे थे लूफेंग को भी मिला के वो 1st लेवल को ही पास नहीं कर पाए थे। और यहाँ पे बोलान 3rd लेवल को पास कर गया था जो कि शॉकिंग बात तो है ही। फिर हमें उन्हीं वॉरियर ट्रेनिंग प्राइमरी केओस सिटीज को दिखाया जाता है जहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें बताई जाती है जिसको मैं स्किप करके मेन लेवल को बताता हूँ कि यहाँ पे ह्यूजेक्स सेक्ट में ज्यादातर लोग होते हैं, वहीं पे यूनिवर्सल सेक्ट में सबसे कम। और यहाँ पे यूनिवर्स ये बहुत ही कम है क्योंकि यहाँ पे एंशिएंट टाइम्स में यूनिवर्स दोनों स्पेस और टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। और जिसने भी इस बंदे को स्पेस और टाइम को महारत हासिल कर लिया वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि स्पेस और टाइम अलग ही चीज है जो कि बहुत ही मिस्टीरियस पावर को रखता है और ये कॉम्प्रिहेंडेड बहुत ही टेरिफाइंग होती है। और अब फिर यहाँ पे उसकी न्यूज चारों तरफ फैल जाती है कि बोलान ने 3rd लेवल को पास कर लिया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये 3rd लेवल को पास थ्रू करना मतलब ये ब्रेक थ्रू का सिग्नल है, मतलब कि उसकी बेसिक बहुत ही हार्ड हो चुकी है, स्ट्रांग हो चुकी है और वो बहुत ही स्ट्रांग बंदा है। और अब फिर हमें वर्चुअल यूनिवर्स यूजियान माउंटेन प्राइमर रीजन ट्रेनिंग ग्राउंड को दिखाया जाता है जो कि 1st और 2nd रैंक के बंदे के लिए होता है। इसमें बोलान भी होता है, साथ में वहीं पे वही एक और बंदा जो कि लॉन्गलिन होता है जिससे लूफेंग की फाइट हुई होती है और लूफेंग हार चुका होता है। और हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जिसने अपने बुल हेमलेट और ह्यूज एक्स को पकड़े हुए होता है। वो स्क्रीन पे देखता है, वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है कि क्या 3rd लेवल बोलान एक्चुअली पास कर गया 3rd लेवल। वो क्या था कि आखिर वो बंदा इतनी ज्यादा इम्प्रूव कैसे कर सकता है, वो भी इतनी ज्यादा जल्दी। और वो बहुत ही गुस्से में होता है और कहता है कि आखिर क्यों। और हमें दिखाया जाता कि वो स्ट्रगल कर रहा था और यहाँ पे उसने तो अपने 1st लेवल को ही पास नहीं किया था और वो कहता है कि आखिर इतना बड़ा डिफरेंस क्यों मेरे और बोलान में, आखिर ऐसा क्यों। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि लॉन्गयून और बोलान दोनों सिमिलर है और दोनों ने इंटर किया था प्राइमर रीजन में जीनियस कंपटीशन के दरमियान। और यहाँ पे थोड़ा सा ही टाइम बीता था और यहाँ पे बोलान और रोंगयून ने अपने स्पॉटलाइट क्रिएट कर दिया था जिसके कारण लॉन्गयून तो पहले ही नाखुश था और यहाँ पे वो प्राइमर रीजन का नंबर बन चुका था जो कि नंबर 2 कंपटीशन में था। यहाँ तक कि उसने एब्सोल्यूट बिगिनिंग रीजन रोंगजून को पास करके उसको किया था जो कि अपने 1st लेवल को पास कर चुका था। और इसके बाद ये जान के वो बहुत ही हार्ड वर्क कर रहा था और फिर थोड़े दिन पहले ही उसने 1st लेवल को ट्राई किया था लेकिन फिर भी वो फेल हो चुका था। लेकिन अभी के दरमियान बोलान की 3rd लेवल को पास करने के दौरान वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। और अब फिर हमें बताया जाता है कि ये न्यूज जो कि बोलान के 3rd लेवल के पास करने वाली थी वो सभी के पास जाने लगती, रोंगजून, लूफेंग, जियांगमो, वूका, इन सारे के बाकी के साथ। और यहाँ पे हमें वूका को दिखाया जाता है जो क्या था कि क्या ये बोलान ने 3rd लेवल को पास कर लिया, मुझे इस पे विश्वास नहीं होता, ये मुमकिन नहीं। और अब फिर वो अपनी कॉन्शियसनेस को वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क में ले भेजता है। और फिर हमें जिया लाक्ची जो कि हिप्नोटिस्ट होता है वो भी शौक होता है, वो भी वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क में चला जाता है। और फिर हमें जियांगमो को दिखाया जाता और क्यांसु जो कि दोनों सिबलिंग्स होते हैं वो भी अपने हेवनली ब्रिज में चले जाते हैं। और अभी के दरमियान में ऐसे कई सारे बंदे भी होते हैं जो कि इस न्यूज को सुनकर खुश और नाखुश भी होते हैं और सारे लोग वहां पे आ चुके होते। और अब फिर हमें सीन चेंज कर वर्चुअल यूनिवर्स हेवनली ब्रिज को दिखाया जाता है जहाँ पे ब्यूटीफुल आइलैंड होता है, वहीं पे वॉचमैन बेबी अभी भी वहीं रुका होता है और तभी वहां पे कई सारे आदमी भी आ जाते हैं। वहीं पे लूफेंग भी आ चुका होता है इस न्यूज को सुनकर, वहां पे आती हुई देखता है कि कई सारे लोग यहाँ पे मौजूद है।
वहीं पे उसे मानका प्रिंस वूका भी दिखता है जो कि अदर हेवन और ग्राउंड रीजन से भी मौजूद थे। वहाँ पे वॉचमैन बेबी स्माइल करते हुए कहता है कि नॉन यूनिवर्स ब्रिज लू फेंग, यहाँ पे तुम जा सकते हो, अभी के दिन यहाँ कोई नहीं। और अब फिर लू फेंग भी स्माइल करता है। हमें वूका को दिखाया जाता है जो कहता है कि ऑल द बेस्ट लू फेंग, और यहाँ पे लू फेंग भी उसको यू टू कहता है। और अब फिर हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग के आने से पहले कई सारे बंदे इसमें ट्राई भी किए थे, जिसमें कि जिया लाक्ची जो कि उन्हीं की बैच में थी उसने भी अपने फर्स्ट लेवल को पास कर दिया था। और यहाँ पे बोलान और रोंगजिन उस समय थर्ड थे जिसने अपने फर्स्ट लेवल को कंप्लीट कर दिया था। अब यहाँ पे लू फेंग वहां से जा ही रहा होता, लेकिन इन सारी बातों को सुनकर वो भी स्टन हो जाता कि क्या जिया लाक जो कि हिप्नोटिस्ट था जिया लाक्ची। अब अभी के दरमियान लू फेंग भी विश्वास नहीं करता कि उसने इसको पास कर दिया, लेकिन फिर भी लू फेंग वहां से निकल जाता। और अब फिर में प्राइमेट केओस सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पे लोंगयून अभी भी गुस्सा होता है। वहां पे वो कहता है कि जिया लाक्ची उसने भी अपने फर्स्ट लेवल को पास कर दिया है, वो अपने हेवन एंड ग्राउंड रीजन मेंबर्स के पहली रीजन थी और वो मैं भी प्राइमर रीजन की हूँ, लेकिन फिर भी मैंने फर्स्ट लेवल को पास नहीं कर दिया है। और अभी के मर्तबा बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो बहुत ही रेज कर रहा होता है, लेकिन वो कहता है कि मुझे शांत होना होगा, मुझे शांत होना होगा, मैं ऐसे नहीं कर सकता, मैं स्टेटस को मेरी पिंजरे नहीं बनने दे सकता हूँ, मुझे मेहनत करनी होगी, मुझे इन सबको हराना होगा। और अभी के मर्तबा में बताया जाता है कि लोंगयून इसके चारों तरफ अनडाइंग बेइंग होते हैं, जिसके कारण ये बहुत ही एटीट्यूड में रहने लगा था और ये उतना ज्यादा कल्टीवेशन पे ध्यान नहीं दे रहा था, जिसके कारण इसकी प्रोग्रेशन उतनी ज्यादा स्पीड में नहीं हो रही थी। और वो कहता है कि बोलान रोंगयून जिया लाक्ची तुम सबको मैं हरा दूंगा, लेकिन तभी उसके पास एक वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क की तरफ से मेल आता है और वहां पे लिखा होता है कि लू फेंग भी अपने फर्स्ट लेवल को अभी पास कर दिया, जिसको वो लेंसन के द्वारा भेजा गया था। तो ये सुनकर लोंगयू भी घूरने लगता और कहता है कि ये तो वही बंदा जो कि टॉप 5 में था, ये मैडमैन है। और उसे भी विश्वास नहीं होता कि इसने अपने इस लेवल को पास कर दिया, लेकिन वो कहता है कि मुझे भी अपने फर्स्ट लेवल को पास करना होगा, बस थोड़ी सी मेहनत है। और अब फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे माउंटेन पे जिया लाक्ची, वहाँ पे ऐसे लू फेंग कई सारे बंदों ने पास कर लिया होता है। और मैं हेवन एंड ग्राउंड रीजन यूजियांग माउंटेन को दिखाया जाता है जहाँ पे गुस्सी लुओ भी होता है, वो भी इस न्यूज को सुनकर बहुत ही गुस्से में होता है, अपने क्लास को वहीं पे फोड़ देता। और हमें बताया जाता है कि ट्रेनिंग ग्राउंड में गुसिलो एक परफेक्ट जीनियस के तौर पे देखा गया। वहां पे उसकी ट्रेनिंग ग्राउंड में रैंक 2 का अंदाजा लगाया गया था, लेकिन टॉप 10 के बैटल के दरमियान रोंगजुन से वो हार चुका था और ये सबसे लंबी फाइट चलने वाली थी। और यहाँ पे वो कम्प्लीटली लॉस्ट होके हेवन एंड ग्राउंड रीजन में एंटर हो गया था, इसी कारण उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा नहीं बढ़ सकी। लेकिन अभी के दरमियान वो भी एक जीनियस है और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि गुसिलो जो कि रोंगजुन के हाथों से हारा था, वहीं पे जिया लाक्ची जो कि लू फेंग के हाथों से हारा था, और दोनों ने हेवन एंड ग्राउंड रीजन में ही एंड अप किया था। यहाँ पे वो गुस्सा में कहता है कि आखिर ये कैसे फास्ट हो सकता है और मैं कैसे फेल हो सकता हूँ। और यहाँ पे ऐसे कई सारे बंदे थे जो कि इन सब से बहुत ज्यादा जल रहे होते हैं। और अब फिर हमें सीन चेंज के वर्चुअल यूनिवर्स एब्सोल्यूट बिगिनिंग विला 1136 थर्ड लेवल ऑफ बिल्डिंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग अपने स्टडी में होता है। वो कहता है कि फर्स्ट लेवल मैंने इसको बड़ी आसानी से पास अप कर लिया। और अभी के दरमियान वो अपने लैपटॉप के सामने बैठा होता है। वो कहता है कि फर्स्ट लेवल ये उतना भी बुरा नहीं था, मेरा सिमिलर ओपोनेंट भी डार्क क्लास शटर और नॉन-सन आर्मर्स को यूज कर रहा था, उसने भी अपने हेवनली ब्लेड फॉर्मेशन को यूज किया और मैंने भी यही किया। लेकिन अभी के दरमियान सच तो ये है कि उसके अंदर बहुत ही ब्लेड डोमेन नहीं थी, जिसके कारण मेरी ब्लेड डोमेन होने के कारण मुझे एक पावर बूस्ट मिला और मैंने अपने ओपोनेंट को हराकर उससे अपने पॉइंट्स हासिल कर लिए। लेकिन लू फेंग जब सेकेंड लेवल में जाता है तो वहाँ पे लू फेंग सिर्फ एक ही ब्लो में हार गया होता। और अब फिर लू फेंग अपने ट्रेजर ट्रॉप के मेल को ओपन करता है, जहाँ पे टेक्निक को चूज करना रहता है। और अब फिर लू फेंग के पास कोई भी पेशेंस नहीं होती, वो सब्र नहीं कर रहा। वहाँ पे वो अपने फ्लोटिंग ब्लड को खोजता है। वहाँ पे हमें स्क्रीन पे दिखाया जाता है जहाँ पे फ्लोटिंग ब्लड मैनुअल की इंस्ट्रक्शन मौजूद आती है। वहाँ पे हमें इसके बारे में लिखा होता है फ्लोटिंग ब्लड टेक्निक एक्सचेंजेबल फॉर 800 पॉइंट, जिसके लिए हमें बताया जाता है कि जो प्राइमर रीजन के बंदे होंगे उसे वो 70% में खरीद सकते हैं, वहीं पे एब्सोल्यूट बिगिनिंग के बंदे होंगे वो 80% के, वहीं पे जो हेवन एंड ग्राउंड के हैं वो 905, वहीं पे लास्ट फेज के फुल प्राइस में पे करके उसको खरीद सकते हैं। और यहाँ पे लू फेंग स्माइल कहता है कि चलो मैं ऐसे खरीदता हूँ। यहाँ पे लू फेंग उसको बाई कर लेता है और यहाँ पे उसके स्क्रीन पे लिखा आता है एक्सचेंज सक्सेसफुली। और यहाँ पे लू फेंग को
डिस्काउंट भी मिला होता और उसने अपने 640 पॉइंट्स को जाया कर दिया होता। अभी उसके पास 360 पॉइंट्स ही बचे हुए होते हैं और उस कंपटीशन को फर्स्ट लेवल को जीतने पे लू फेंग को 1000 पॉइंट्स मिले होते हैं, जिसकी मदद से लू फेंग ने फ्लोटिंग ब्लेड को खरीदा होता है। और अब फिर वहाँ पे लिखा होता है कि प्लीज वेट, आपका ये मैनुअल बहुत ही जल्द आपके पास आ जाएगा। और वहाँ पे ऐसे ही कई शब्द लिखे होते हैं और हमें बताया जाता है कि यहाँ पे जो वेपन खरीदा जाता है या कुछ भी खरीदा जाता है उसको बहुत बहुत जल्दी यहाँ पे भेज दिया जाता है, क्योंकि यहाँ के वर्चुअल यूनिवर्स 100% सिमुलेशन होते हैं और ये बहुत ही सेफेस्ट और इफेक्टिव मेथड है ट्रांसफर का। और यहाँ पे किसी को अपनी आइडेंटिटी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। यहाँ का जो मटेरियल है बहुत ही अच्छे से होता है। लेकिन तभी बबाता लू फेंग से चिल्ला कर कहती है कि लू फेंग यहाँ पे कॉल रिक्वेस्ट, और फिर लू फेंग उसे रिसीव करता है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक ब्यूटीफुल जेड लेडी होती है, वो कोई और नहीं लेडी फॉक्स होती है जो कि सेक्टर लॉर्ड की बंदी होती है। वहाँ पे ये वही होती है जब लू फेंग वर्चुअल यूनिवर्स हेडक्वार्टर्स पे आया हुआ होता है, वहाँ पे ये फॉक्स लेडी ही उसको यहाँ पर लेके आए हुए होती है। और अब फिर हमें फॉक्स लेडी को दिखाया जाता है जो स्माइल करते हुए कहती है, योर मैजेस्टी लू फेंग, हमने आपकी मैनुअल कंटेनर को रिसीव किया है, इसलिए आप यहाँ नीचे आए और इसको एक्सेप्ट करें। और फिर लू फेंग ये सुनकर स्माइल करते और कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। और लू फेंग भी कहता है कि ये बहुत बहुत जल्दी फास्ट। और हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो अपने विला से बाहर आता है और वहाँ पे अपने एंट्रेंस पे सेक्टर लॉर्ड फॉक्स को देख सकता था। फिर लू फेंग वहाँ का सर्वे करता और यहाँ पे लेडी फॉक्स उससे स्माइल करते हुए कहती योर मैजेस्टी लू फेंग। और हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जहाँ पे वो कहता है कि लेडी फॉक्स आइटम कहाँ है, तो लेडी फॉक्स उससे कहती है कि आप थोड़ा सा वेट करिए। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ के पीछे से एक वेट्रेस निकलती है जिसके हाथों में सिल्वर ब्रीफकेस होता है, वो लेडी फॉक्स को दे देती है। और फिर लेडी फॉक्स उस लू फेंग को दे देती है और कहती है कि ये मैनुअल्स हमारे एब्सोल्यूट बिगिनिंग रिवीजन से रिसीव किए गए हैं जिसको आपने परचेज किया था। तो लू फेंग उसको ले लिया होता है और अब फिर हमें बताया जाता है कि ये मैनुअल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस है। यहाँ तक कि लू फेंग के पास यूनिमो प्लांट की इनहेरिटेंस थी, यहाँ तक कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट की भी इनहेरिटेंस। ऐसे लू फेंग को किसी भी टेक्निक के बारे में इतना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन जब लू फेंग ने 9 यूनिवर्स टैबलेट को स्टडी किया था तो यहाँ पर उसके यूनिमो प्लांट और गोल्डन हॉर्न बीस्ट के मेमोरीज भी उसका मदद नहीं कर पाए थे, क्योंकि यहाँ की जितनी भी टेक्निक्स थी वो बहुत ही अच्छी थी और वहाँ के उन सबसे परे थी। और अब फिर यहाँ पे लू फेंग कहता है कि अगर मैं अपने सारे पॉइंट्स को वहाँ पे खर्च कर दिया था और यहाँ पे ये बहुत ही बुरा हुआ है। और यहाँ पे बबाता भी लू फेंग से कहती है कि पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन सबको कमाना अर्न करना ये बहुत ही हार्ड है और तुमने तो सारे पॉइंट्स को जाया कर दिया। और अब फिर लू फेंग कहता है कि हाँ तुमने ही तो मुझे कहा था कि सारे पॉइंट्स से कुछ खरीद लो, आखिर तुमने ऐसा क्यों कहा था। तो ये सुनकर बबाता उससे कहती है कि तुम इसके लिए मुझको ब्लेम नहीं कर सकते हो, आखिर किसको पता था कि ये प्राइमरी क्यूरियोसिटी ऐसा होगा। मुझे तो ऐसा पता था कि जो बंदे अपने पॉइंट्स को जितनी जल्दी स्पेंड करके अपने टेक्निक्स को लेगा उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही जल्दी बढ़ेगी, लेकिन इसके आगे मैं क्या ही कर सकती हूँ। तो लू फेंग कहता है कि अब बस भी करो। और अब फिर लू फेंग अपने उसी बॉक्स को निकालता है जिसके अंदर से कई सारे बुक्स होते हैं और वहाँ पे टोटल यूनिवर्सल लैंग्वेज में 9 यूनिवर्स लिखे होते हैं, जहाँ पे टोटल 1 से 110 बुक्स होते हैं। और अब फिर यहाँ पे लू फेंग शॉक होते हुए कहता है कि यहाँ तो टोटल 110 बुक्स। और अभी के दरमियान लू फेंग फिर उसमें से फर्स्ट बुक उठाता है जिसमें कि बेसिकली उन सारी चीजों के बारे में इंट्रोडक्शन लिखा होता है। फिर लू फेंग उसको पढ़ने लगता है जिसमें से 9 यूनिवर्स टैबलेट इंट्रोडक्शन, स्पेस ओरिजिन लॉ कॉम्प्रिहेंशन का इंट्रोडक्शन, फ्लोटिंग ब्लेड ट्रेनिंग का इंट्रोडक्शन, और लू फेंग उन सभी को पढ़ने लगता है। और अभी के दरमियान लू फेंग उसमें खो सा जाता है। फिर लू फेंग उसको पढ़ रहा होता है, उसकी ट्रेनिंग जो उसने 108 फॉर्म से पढ़ी होती है वो उसके बारे में समझने लगता है। और अब फिर हमें उन रेन ड्रॉप्स के बारे में बताया जाता है कि वो एक मिस्टीरियस पावर है जिससे कि अगर लू फेंग सीख जाएगा तो उसकी पावर बहुत ही ज्यादा बूस्ट हो जाएगी। और अभी के मर्तबा वहाँ पे 110 बुक्स थी जिसमें कि फर्स्ट बुक सिर्फ इंट्रोडक्शन की थी, वहीं पे 109 बुक्स उन सब के रिप्रेजेंट करती थी, जहाँ पे लू फेंग को 108 ड्रॉप्स थी। उन सबको सीखने पे लू फेंग हर एक ड्रॉप को सीख सकता था। और अब फिर लू फेंग वहाँ की कई सारी चीजों के बारे में पढ़ और वहाँ पे हमें कई सारे पिक्चर्स को दिखाए जाते हैं जिनके अलग अलग मीनिंग होते हैं, जैसे कि फर्स्ट के 3 पिक्चर वो एक डिसेक्शन को दिखाते हैं, वहीं पे 4 से 6 पिक्चर वहीं पे ग्रुप ऑफ बॉडीज को दिखाते हैं, वहीं पे 7 पिक्चर बैक्टीरियल पेस्ट को दिखाते हैं। और ऐसे ही करके बाकी सारे वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वो थोड़े से थ्योरी है जो कि वहाँ पे सारी इंट्रोडक्शन में लिखे हुए होते हैं। और लू फेंग उन सबको पढ़ने के बारे में कहता है कि ये बहुत ही लाजवाब है, पता नहीं इसकी पावर किस लेवल
तक होगी। और अब फिर लूफेंग वहाँ के फर्स्ट फ्लोटिंग बुक के फर्स्ट को समरी को पढ़ लेता है और वहाँ पे टोटल 110 बुक होता है जिसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया। और यहाँ पे लूफेंग कहता है कि इन सबको सीख पाना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए मुझे इन सबको सीखना ही होगा। और अब फिर में और भी आगे बताया जाता है कि इन 108 वंडर्स में से फर्स्ट 9 बहुत ही आसान है, वहीं पे 27 जो मिडल्स में है वो बहुत ही हार्ड है। और यहाँ पे 27 से लेकर 72 वो मिडल में आते हैं जो कि हार्ड थोड़ा सा है, लेकिन वही बात करें बाकी के 36 वो बहुत ही हार्ड है जो कि परफेक्ट रेनस्टॉर्म कहा जाता है। उस बंदे ने जिसको इस टेक्निक को सीखा है वो इस प्राइमर केओस सिटी में 3000 ईयर्स तक रहा था और इसने अपने फ्लोटिंग ब्लड टेक्निक को क्रिएट किया था, जो कि एक्चुअल में देखा जाए तो एक्चुअल यूनिवर्स में 10,000 ईयर गुजरा होगा। और अभी के मर्तबा यहाँ पे कई सारे एडवाइस लिखे हुए थे जो कि फ्यूचर वॉरियर्स के होते हैं कि आप ऐसे कल्टीवेट करोगे तो इतनी इफिशियंसी से ग्रो करेगा। और अब फिर लूफेंग कहता है कि यहाँ पे उसने 3000 ईयर्स लिया था, लेकिन अभी के मर्तबा मेरे पास 20 ईयर्स और मैं उससे पूरी तरह से कंप्रीहेंड करूंगा, तो पता नहीं मैं कितना ही आगे जा पाऊंगा, ये तो बहुत ही कम टाइम है। और अभी के मर्तबा लूफेंग कहता है कि कोई नहीं, मैं फर्स्ट प्लेटफॉर्म को ही सीखूंगा, मुझे गिव अप नहीं करना है। और अब फिर हमें लूफेंग को दिखाया जाता है जहाँ पे वो फर्स्ट बुक को अपने फ्रंट फ्रंट में रख लेता है। और अभी हमें लूफेंग को बालकनी पे दिखाया जाता है जहाँ पे कई सारे अमाउंट्स में वो वर्ड लिखे होते जो कि लियान लुओ के द्वारा छोड़े गए थे, जिसने 3000 ईयर्स तक यहाँ पे स्टडी किए। और अब फिर लूफेंग यही सोचता है कि क्या उसे करना चाहिए या फिर नहीं, लेकिन लूफेंग कहता है कि मेरे पास मोसा क्लैन की बॉडी गोल्डन हॉर्न बेस्ड की बॉडी है, मुझे ट्राई करना चाहिए। यहाँ पे उसकी असैसिनेशन की फॉर्म थी जो उसकी क्लोजेज में बहुत ही मदद करने वाली थी। ऐसे लूफेंग कहता है कि मेरी सारी कंडीशन बहुत ही अच्छी है, यहाँ पे मुझे प्राइमरी केओस सिटी के केओस एनर्जी को रिवॉल्व करके अपने और को इवॉल्व करना है। और अब फिर में लूफेंग को दिखाया जाता है जहाँ पे लूफेंग उसी एंशिएंट सिटी के बालकनी में खड़ा होकर वहीं पे देख रहा होता है जहाँ चारों तरफ वेस्टलैंड होता है। और अब फिर लूफेंग कहता है कि ये फर्स्ट बुक की एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छी है जो कि ब्लेड फॉर्म्स के बारे में एक्सप्लेन करती है। और अभी के मर्तबा वहाँ पे वो कहता है कि ब्लेड और साबर ये दोनों क्लोज कॉम्बैट वेपन है और मुझे इसको यूज करना होगा। ब्लेड पियर्सिंग को दर्शाता है, वहीं पे साबर स्लैशिंग को दिखाता है। और आपने लूफेंग को सीरीज में तो देखा ही होगा सैबर को यूज करते हुए कि वो कैसे ही स्लैश यूज करता है। और फिर लूफेंग कहता है कि ये इल्यूजनी सैबर ये सारे ब्लड इल्यूजनी फॉर्म से, वहीं पे इसकी लेंथ सैबर की लेंथ 108 सेंटीमीटर होती है और ये थोड़ी सी बड़ी नहीं होती है। और लूफेंग ऐसे ही कई सारे फैक्टर्स के बारे में बात करता है जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं, उसको मैं ये स्किप करता हूँ। लास्ट में लूफेंग कंक्लूजन निकालता है कि मुझे अपने क्लोज कॉम्बैट को ही बढ़ाना है, लेकिन अभी मेरे पास मोसा क्लैन की बॉडी है जो कि अपने क्लोज कॉम्बैट में बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट है, इसलिए मुझे चलो इसको शुरू करना चाहिए। और आफ्टर में लूफेंग को दिखाया जाता है जो अपने पैरों को क्रॉस करके वहां पे बैठ जाता है। और यहाँ पे लूफेंग बहुत ही लंबे समय तक रह के अपने उन सारी चीजों को सीखने वाला था बाकी सारे वॉरियर्स के जैसे, जहाँ पे यहाँ पे 1000 ऑफ वॉरियर्स है जो अपने बालकनी पे बैठ के उन सारी चीजों को मेमोराइज कर रहे थे। तो लूफेंग भी वहाँ पे बैठ जाता है उन सबको पढ़ने। और अब फिर हमें लूफेंग को बताया जाता है जहाँ पे लूफेंग ने 8 महीनों तक लगातार उन सारे बेस्ट को मारने के कारण उसकी सोल कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होने लगी थी, लेकिन जैसे जैसे लूफेंग उन सारे बेस्ट को मार रहा था लास्ट के 2 महीने में तो उसको पता भी नहीं चला था कि उसकी कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हुई थी या फिर नहीं। ऐसा मान लो कि लूफेंग की शुरुआत में तो पता चल रहा था कि ये इवॉल्व हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे उसने बेस्ट को मार के उसके सोल को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू किया वो ज्यादा कारगर नहीं हो रहा था। और अब फिर लूफेंग यहाँ तक एक लिमिट तक ही उसको एब्जॉर्ब कर पाया था। और अब फिर लूफेंग उसमें शुरू कर देता। हमें लूफेंग को दिखाया जाता है जहाँ पे लूफेंग अभी भी बालकनी में बैठा होता है। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं क्या लूफेंग अपने उसी बुक की मदद से क्या अपने आप को पावरफुल बना पाता है या फिर नहीं, या फिर लूफेंग वहां पर बैठ के अपने सिर्फ टाइम बर्बाद कर रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।